नमस्कार आदाब, मैं हूं इदरीस जी के और आप देख रहे हैं हमारा फेवरेट चैनल। आज दुआ डॉक्टर्स द्वारा जो एक एसोसिएशन है उसका एक प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर, जिसके मुख्य अतिथि हैं जनाब हकीम वकार अहमद जी। हम इसका पूरा विवरण, पूरा आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं डॉक्टर लोग आ चुके हैं। देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम है ये डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक संस्था चल रही है डॉक्टर्स की, उसके बैनर तले बनाया जा रहा है। और ये हकीम अजमल ख़ान साहब के याद में मना रहे हैं हम, उनकी मेमोरी में। हकीम अजमल ख़ान साहब को मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, जो एक बहुत मशहूर फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं और जिन्होंने आयुर्वेद और यूनानी तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी थी। और वो इतनी मशहूर और मारूफ हस्ती हैं कि उनके तारीफ़ में कुछ अल्फाज कहना ऐसा समझे जैसे सूरज को दिया दिखाना। इतने ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे, इतने सेक्युलर आदमी थे कि वो हकीम अजमल ख़ान साहब थे जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। और उन्होंने तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी और उन्होंने बिना किसी मतलब कम्युनल सोच के सिर्फ इस बुनियाद पर तिब्बिया कॉलेज के अंदर आयुर्वेद और यूनानी को साथ लेकर चले कि ये हमारा मुस्तकबिल बनेगा और ये हमारे बच्चों के बहुत काम आएगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सिर्फ बीओएमएस या यूनानी को प्रायोरिटी दूँ या कुछ हो। उन्होंने हमेशा मतलब दोनों को साथ लेकर चला। उनका कहना था कि आयुर्वेद और यूनानी ये दो आँखें हैं इस इंस्टीट्यूशंस की, जो आयुर्वेद एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग के अंदर है। उसी की तर्ज पर उसको लेकर चले और उसी चीज़ को हमें भी चाहिए कि हमें भी इस चीज़ को लेकर चलना चाहिए। पैथी को हम किसी भी कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते। आजकल ये चल रहा है कि पैथी यूनानी है वो मुस्लिम से रिलेट कर रहे हैं, आयुर्वेद है वो नॉन मुस्लिम से रिलेट कर रहे हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैथी का सिर्फ एक मकसद होता है कि हाउ टू क्योर द पेशेंट, आपको पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे ठीक करना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये हकीम अजमल ख़ान साहब की याद में मनाया जा रहा है। हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चूँकि प्रोग्राम करने के लिए कोई डेट या कोई ज़रूरी नहीं कि उनके मतलब बर्थ एनिवर्सरी पर ही मनाया जाए, उनकी याद में हम मना रहे हैं। और एक ये मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर कि पैथी जो होती है वो सबके लिए होती है। कोई सी भी पैथी किसी के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है, चाहे वो यूनानी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या फिर वो एलोपैथ हो। सभी पैथी का जो मकसद है वो सिर्फ यही मकसद है कि हम पेशेंट्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास आने वाला पेशेंट जो भी है वो सिर्फ एक पेशेंट है, उसका नाम हमें नहीं पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, हम उसको से जज नहीं करेंगे। बस उसी चीज़ को लेकर हम ये प्रोग्राम है आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की एक चीज़ मैं बता दूं, इस प्रोग्राम को मतलब आगे चलाने से पहले एक छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं सभी का, कि जो हमारी एसोसिएशन है डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड है और यहाँ पर ये तकरीबन 6-7 सालों से काम कर रही हैं। हम लोग छोटे मोटे प्रोग्राम भी करते रहते हैं। आज हमने ये सोचा कि इसको हम एक ये शायद हमारे लिए एक माइलस्टोन होगा कि हम ये अजमल डे मना रहे हैं। कल को आगे चल के हमारा इरादा है कि हकीम अब्दुल मजीद साहब की याद में भी हम कुछ प्रोग्राम करें, हम धन्वंतरी डे भी करें। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यूनानी के ही करें, मैं चाहता हूं कि हम आयुर्वेद के लिए भी हम धन्वंतरी डे भी करें। ठीक है, इस चीज़ से क्या होगा कि हम लोग बिल्कुल सेक्युलर बनकर चल रहे हैं और हमें बनना है, क्योंकि हम एक सेक्युलर देश में रह रहे हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए हर पेशेंट बराबर होता है और उसी चीज़ को लेकर हम इसको आगे चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, जितने भी हैं सारे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक रीजन वाइज है, इसको आगे ले जाने का इरादा है हमारा, पूरे ऑल ओवर दिल्ली के अंदर दुआ को फैलाने का इरादा है। और इसमें आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर आरिफ साहब हैं। कैमरा देखिए, डॉक्टर आरिफ साहब जो भोपाल से आए, मैं इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये तिब्बिया कॉलेज से हैं, इन्होंने एमडी मेडिसिन में किया और ये यूनानी के पहले, डॉक्टर साहब एक मिनट खड़े, ये यूनानी के पहले ऐसे हैं जो यूनानी ENT स्पेशलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए। यूनानी में स्पेशलिटी बहुत कम मिलती है। डॉक्टर साहब ने अपना एक स्पेस जो बनाया है यूनानी के अंदर, एक बहुत अच्छा मकाम है। भोपाल में ही लेक्चरर हैं सर, पढ़ाते हैं, तिब्बिया कॉलेज में ही पढ़ाया है। मैंने भी इनके ज़ेरे निगरानी कुछ प्रैक्टिस की है, तालीम भी ली है, मेरे उस्ताद भी रहे हैं। और जी, और बाकायदा यूनानी के अंदर ही मतलब एक ENT स्पेशलिस्ट होकर ये काम कर रहे हैं। यूनानी कुछ आलात भी बनाए हैं, यूनानी पे बहुत अच्छी रिसर्च की है ENT के ऊपर, जो शायद अब तक नहीं मिली मेडिसिन में या इस तरीके से लोग करते हैं, लेकिन स्पेशली ENT के ऊपर एक रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आज यूनानी डे है कि हमें यूनानी के बारे में कुछ इस तरीके की अलग चीज़ें देखने को मिले
सर के जो मुजर्रिबात हैं या जो भी तजुर्बात हैं वो हम तक पहुँचें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ये हम लोगों के लिए बड़े काबिले मतलब एक कबूल बात होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं सर आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ पूरी एसोसिएशन की तरफ से। प्लीज़ सर हमारे साथ सबके साथ बेचारे बिल्कुल शाना शाना खड़े रहे, हर परेशानी में हर चीज़ में उन्होंने साथ दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई वाइस प्रेसिडेंट बनने की सभी की तरफ से। डॉक्टर आपने दुखी देकर वो करेंगे आपका तो वो भाई मैं सबसे पहले डॉक्टर वसीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे और सबका डॉक्टर मंसूरी राय साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पर तकरीब आए, डॉक्टर आरिफ साहब और हमारे ये जनरल मैनेजर साहब, सेक्रेटरी मैनेजर सेक्रेटरी एक ही सारा काम संभालते हैं। ये तो सारे ही काम संभालते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, पूरी टीम मेहनत कर रही है, मेरे ऊपर नहीं है, सारी टीम पूरी मेहनत कर रही है। सारी टीम मेहनत कर रही है। आगे डॉक्टर विकास साहब जो हमारे सरपरस्ती भी हैं और सब कुछ है। यहाँ तक कि अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं जब 12th क्लास में था इन्होंने हमारी फीस भी भरी है। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो मेरे बाप से दाखिल है, मुझे सब चीज़ की मुझे मोहलत दी, हर चीज़ दी इन्होंने। डॉक्टर विकास साहब यूनानी में न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं माशाल्लाह, और अच्छे पेशेंट देखते हैं। और इस बारे में डॉक्टर विकास साहब कुछ कहेंगे आपसे। सबसे पहले लेट आने के लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि बारिश की वजह रही है, जो भी रहा हो, लेकिन कमिटमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए तो बात अच्छा नहीं लगता। देखिए, जैसे इन्होंने भी एक जुमला कहा कि फ़ीस भरी, ये कोई ख़ास बात नहीं है और हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। चूँकि इनके अंदर गट्स थे, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता, मैं किसी को आसमान पे नहीं भेज सकता अगर आपके पास बाजू नहीं है। अगर आपके पास बाजू हैं तो आप उसको आसमान पे भेज देंगे और वो खुद ही चला जाएगा। मेरा इसमें कुछ करना धरना नहीं है। इनकी मेहनत, इनकी मुशक्क़त, इनकी लगन मैंने देखी तो ख़ुद ये आज जहाँ खड़े हुए हैं ये अपनी कोशिशों का नतीजा है। मेरा इसमें कोई रूल नहीं बनता। और जहाँ भी आप देखें कोई ऐसा है उसको थोड़ी बहुत आप सपोर्ट कर सकते हैं कि उसके बाजू कम से कम खुश्क हो जाएं, भीगे हुए ना हो, तो वो उड़ के कहीं भी पहुँच जाएगा। भीगे हुए बाजुओं से कहीं नहीं पहुँचता आदमी, तो बहरहाल ऊँचे पहुँचेंगे। तो बहरहाल मुझे अब सबका शुक्रगुजार हूँ, आपके तमाम साथियों का, आपकी तमाम एसोसिएशन का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब और डॉक्टर मतियुर रहमान साहब, डॉक्टर आरिफ साहब का लो आगे आ जाओ। भाई थोड़ा सा साइड रहनी पड़ेगी, आप और साइड करनी पड़ेगी थोड़ी। आइए, थैंक यू। चलिए कुमार साहब थोड़ा सा दिखाइए। डॉक्टर शाहुद्दीन हमारे सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन करने, थोड़ा सा और मेरे साथ हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर रहे, चाहे कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बार वन सेकेंड बोलिए। थैंक यू।
डॉक्टर वकील साहब, डॉक्टर अजहर अंसारी, आगे डॉक्टर वकील, हाँ डॉक्टर वकील, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर जमशेद, विकास साहब का खैर मकदम करें, विकास साहब का खैर मकदम करो। डॉक्टर वसीम, डॉक्टर वसीम, ना डॉक्टर साहब अरे नीतीश भाई आ गया था ना, थैंक यू। आपकी शुक्रगुजार है कि आपने हमें मोहित नूर से मतलब रूबरू कराया। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। तो मैं और आप हम सब साथ साथ दुआ गो हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो अभी हमने कलामुल्लाह शरीफ तिलावत किया है इसका सवाब बतौर ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचते हुए तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबाए कराम, ताबीन, तबे ताबीन, बुज़ुर्गान दीन और हम सब के वालिदैन और तमाम रिश्तेदारों को पहुँचते हुए बतौर ख़ास मसीहुल मुल्क हाफिज़ मोहम्मद अजमल ख़ान साहब को पहुँचाए और उनकी रूह को तस्कीन पहुँचाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में नुमाया मकाम इनायत फ़रमाए। इसके साथ साथ ये भी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसी ऐसी अज़ीम शख्सियतों को दुआ है कि बार बार पैदा करता रहे और तमन्ना यह है कि हमारी जो टीम बैठी हुई है कि इसमें से कोई हकीम अजमल ख़ान एक ना बने, हम सारे हकीम अजमल ख़ान बन के इस रोएकार पूरी इंसानियत की खिदमत करें, पूरी इंसानियत की खिदमत करें, पूरे मुल्क की खिदमत करें, पूरे इलाके की खिदमत करें। चंद लम्हात बाद आपको हकीम अजमल ख़ान साहब के ज़िंदगी पर कुछ रोशनी डाली जाएगी। वो जिसको भी हुक्म होगा, हमारे सदर मोहतरम साहब, प्रेसिडेंट साहब, डॉक्टर वसीम साहब जिसके लिए हुक्म फरमाएंगे वो इस बारे में आपके सामने कुछ रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर मंसूर इलाही साहब, इतना खूबसूरत आगाज़ प्रोग्राम का, तो माशाल्लाह प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने जो कलामुल्लाह पढ़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बीच से कोई नहीं, सभी अगर इस तरीके की मतलब दिल में एक जज्बा लेकर हम लोग काम करें कि हकीम अजमल ख़ान साहब की तरह हम लोग चल सकें। वैसे तो बहुत इतनी ऊंची शख्सियत हैं कि हम शायद उन तक ना पहुंच सकें, लेकिन जब दिल में जज्बा होता है कुछ करने का, कौम की खिदमत करने का, तो ये दिल से ही निकलता है जज्बा। अगर हमारे अंदर ये जज्बा है तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रोग्राम था जिसके लिए हमने डॉक्टर आरिफ साहब को यहाँ पर बुलवाया है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आप सब लोगों के बारे में यूनानी की जो भी आपके मुजर्रिबात हैं उस पर रोशनी डालें, थोड़ा सा तारुफ भी दें हकीम अजमल ख़ान साहब के बारे में और यूनानी के बारे में भी, और आप थोड़ा सा मतलब रोशनी डालें जिससे हम तमाम लोगों को कुछ इससे फ़ायदा पहुँचे। और जो भी मतलब आप कहना चाहें इसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़। रहीम, आज के इस प्रोग्राम के और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने वाले जितने भी दुआ डॉक्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं या ओहदेदारान हैं, मैं उन तमाम ओहदेदारान को और आपकी इस पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। ये ख़ास तौर से हकीम अजमल ख़ान के को याद रखने के लिए बख्शा, उनकी आखिरत को संवारने के लिए दुआएं की गई। ये बहुत ही अच्छा और अहम काम होता है हमारे तमाम लोगों के लिए कि जो हमारे आबा व अजदाद यहाँ से अच्छे काम करके जा चुके हैं और जिनके नक्श कदम पर हम चलना चाहते हैं, उनको इसी तरह से बख्शा जाए। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि उनको बस याद करके खा पी के चला जाए, बल्कि उसको दुआ भी दी जाए। के लिए मदू किया, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ मौका दिया। हकीम अजमल ख़ान एक बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं जिनका तारुफ़ कराना कोई मतलब वो तारुफ़ के मोहताज भी नहीं है कि उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा कहा जाए, क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं सीधा अपने जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं मैसेज अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, हालांकि ये ENT की फ़ील्ड है जिसमें मैं अभी बात करूँगा और बहुत लंबी फ़ील्ड है, लंबा वक्त चाहिए उसके लिए कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक को कवर करने के लिए। यूनानी के ग्रेजुएट हैं, अगर हम ही यूनानी की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये तिब या ये फ़न दफन होता चला जाएगा, बहुत भूलते चले जाएंगे लोग उसको। हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं सब ये तहैया भी करें कि अगर हम किसी मरीज़ को 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयाँ एलोपैथिक की देते हैं तो कोशिश ये करें उसके साथ साथ कोई ना कोई इनिशिएशन के लिए एक आध दवा उसके साथ में होनी चाहिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज की तारीख में हैं जिसमें एलोपैथिक की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के, चाहे वो ओबेसिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ हो, फैटी लीवर हो, या जो फीमेल्स के अंदर PCOD होती हैं, ये ओबेसिटी, बहुत सारे थायराइड है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये एक ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा काम करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी हमने थायराइड की दवाइयाँ बिल्कुल बंद करवा दी, उसको कोई ज़रूरत नहीं होती थायराइड की दवा खाने की। ऐसा भी होता है कि डायबिटीज़ को अगर आप डाइट से और यूनानी दवाइयों से ट्रीट करें तो जिस तरह से उन दवाओं से शुगर को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम अपनी दवाओं से भी, यूनानी की दवाओं से शुगर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और इवन ऐसे केसेस भी हमारे सामने आए हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हमने देखे जिनको हमने 3 से 4 महीने यूनानी दवाइयाँ खिलाई, थोड़ा सा उनको खाना पीना और उनके डाइट फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाया, तो जो उनकी दवाइयाँ एलोपैथिक की चल रही थी वो भी ख़त्म हो गई और जो यूनानी की थी वो भी 3 महीने खिला के बंद कर दी गई और उसके बाद उनको शुगर दोबारा से रिपीट भी नहीं हुई। शर्त ये होगी कि आपको वहाँ दवाओं के साथ साथ जो ग़िज़ा और जो उसके साथ में हम तदाबीर बताते हैं उसके बारे में भी हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक को करके भी अगर हम बात करेंगे, थायराइड अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। मतलब ऐसे केसेस OPDs में आते हैं, तकरीबन 150 से 200 की OPD हमारी वहाँ ENT की होती है जिसमें थायराइड के भी केसेस बहुत होते हैं। और अलमिया ये है कि अगर कोई भी लेडीज़, कोई भी फीमेल हमारे पास थायराइड की दवा लेके अपनी कंप्लेंट लेके आती है और हम उनसे पूछते हैं भाई दवा कब से खा रहे हो, कि साहब ये तो 6 साल हो गए, आपको इस दवा को खाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका वेट कम हो रहा है,
कोई वज़न भी कम नहीं हो रहा, आपको बाल झड़ने या कुछ जो ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपने थायराइड की दवा लेना शुरू की, तो क्या उन तमाम चीज़ों में आपको कोई बेनिफिट है? लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर खा क्यों ना है कि साहब डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये तो आपको खानी पड़ेगी मरते दम तक, क्योंकि ये तो थायराइड का मसला है, इसको थायराइड की दवा आपको जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही आप इसको खाइए। तो डॉक्टर्स जब हम किसी भी मरीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं तो हम उसका TSH लेवल, T3 लेवल और T4 लेवल हम उसी को देख के मरीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं, जबकि मरीज़ की कंप्लेंट वहीं की वहीं है। बहुत सारे थायराइड के आपके आसपास में भी पेशेंट्स आते होंगे। अगर आप थायराइड वाले केसेस को ऐसे थोड़ा सा गौर करके कोशिश करेंगे जानने की, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जितनी भी दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं थायराइड की ही दवा, थायरोक्सिन ही अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़्यादा डोज में जाती है तो मरीज़ हाइपर थायराइडिज्म में चला जाता है, और लो डोज में चल रही होती है तो उससे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता और कई कई साल तक दवाएँ चलती रहती हैं। तो उनको भी हम यूनानी दवाओं से बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे, ये भी ट्रीटेबल कंडीशन है। तो मैंने तो आपको एक मिसाल बताई थायराइड की, कि जिसके अंदर थायराइड के केसेस भी हम अपनी यूनानी दवाइयों से बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। ENT के ताल्लुक से ऐसे केसेस बहुत हमारे पास आते हैं जो अमूमन एलर्जी के नाम से बयान किए जाते हैं, और हर इंसान उसको एलर्जी करके छोड़ देता है। मरीज़ आपके पास आता रहता है, डॉक्टर साहब सुबह उठता हूँ बहुत छींकें आती हैं, 2-3 घंटे तक इतनी छींकें आती हैं, और उसके बाद दिन में मैं ठीक हो जाता हूँ। उसके बाद मरीज़ क्या करता है, कोई सेट्रिजिन या हमने कोई इसको दी, कोई भी एंटीहिस्टामिन दवा दी, और देने के बाद में 1 दिन या 2 दिन उसका इफेक्ट रहेगा। डॉक्टर साहब 1 दिन खा लेता हूँ, 3 दिन ठीक रहता हूँ, तीसरे दिन फिर मुझे वो एंटीहिस्टामिन या सेट्रिजिन खानी पड़ती है। तो ऐसे तमाम केसेस जिसको हम एलर्जी के नाम से छोड़ देते हैं ये सोच के ये तो एलर्जी है, तो हम जो यूनानी वाले लोग हैं हमारे पास एक बाकायदा उसूल है। उन तमाम उसूलों को जहन में रख के जब हम उसूल इलाज बनाते हैं, कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो जिस रतूबत की वजह से ये मर्ज़ होता है उसको हम सब कम कर दें तो ऑटोमेटिक ये जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। अल्लाह हो वो इस तरह की जितनी भी एलर्जिक सिचुएशंस होती हैं, एलर्जिक कंडीशन होती हैं, खसखस और कुंदूर के मुरक्कबात इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और हम कोई भी कुंदूर का मुरक्कब अगर मरीज़ को दे दें तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आते हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन या सुबह में मॉर्निंग में बहुत छींकें आती हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एलर्जिक एंड ग्रेन्यूल करके भी आते हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें खसखस और कुंदूर के मुरक्कब हैं। तो ऐसे केस जहाँ पर हमें लग रहा है कि एलोपैथिक से मरीज़ लंबे टाइम तक ले रहा है, हम ये हमारा मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए कि जिस जगहों पर वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हैं या अवेलेबल हैं लेकिन उतनी कारगर नहीं है, हम उन फील्ड्स को, उन जगहों को आइडेंटिफाई करें और उसमें अपनी एक कोशिश करें, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये वाला बताया जो जिसको हम वैसोमोटर राइनाइटिस कहते हैं, राइनाइटिस की ही एक किस्म है, वैसोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। आप उसमें कुछ भी नहीं करें, सिर्फ ये कुंदूर का कोई भी मुरक्कब, माजून कुंदूर यूरिन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पेशाब के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको उसमें ना इस्तेमाल करके आप ऐसे मरीज़ों को दे दीजिए। कुंदूर का मुरक्कब है, छींकें आना बंद हो जाती हैं। ऐसा अगर हम यूनानी का उसूल उठा के देखें, कंसेप्ट क्या है, जिन लोगों के बदन में रतूबत ज़्यादा होती है उन लोगों को ये छींकों वाली प्रॉब्लम जिसको हम एलर्जी कह देते हैं ये ज़्यादा होती है। तो उसमें सबसे एक बेसिक सा फंडामेंटल ये है कि मरीज़ को आप 20 मिनट तेज़ दौड़ा दीजिए, आधा काम उसी से हो जाएगा। जितने भी मरीज़ छींकों वाले आते हैं आप उनसे कहते हैं 10 मिनट जाने के 10 आने के, 20 मिनट आप तेज़ दौड़ लगा दीजिए, आपका आधा काम, क्योंकि जिस्म की रतूबत कम हो जाती है। एक्सरसाइज करने से बॉडी के जो फ्लूइड है वो कम हो जाता है, बॉडी ठंडक कम हो जाएगी, तो उस वजह से जो छींकें ज़्यादा आती हैं वो ऑटोमेटिक बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तो छींक वाले ऐसे केस जो एलर्जी के नाम पर हम छोड़ देते हैं, नहीं साहब ये तो एलर्जी होती रहेगी, आप ऐसे मरीज़ को ज़रा आजमा के देखिए, कुंदूर या खसखस वाला कोई भी मुरक्कब, या मार्केट में दूसरे मुरक्कब अवेलेबल हैं, एलर्जिक के नाम से अवेलेबल हैं, बहुत हम भोपाल में उसको इस्तेमाल कराते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम यूनानी को प्रमोट करने की कोशिश करें ताकि लोगों, देखिए जब तक हम आवाम की ज़रूरत नहीं बनेंगे तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा।
आवाम ये जानने के हाँ भाई यूनानी दवा से मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, उसकी डिमांड होगी, आवाम की डिमांड होगी तो हमारी भी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। तो इसलिए हम कोशिश ये करें कि जहाँ आवाम के साथ में, जैसे आपने ये प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के साथ में हम आवाम के भी सामने जाएं या आवाम को हम बताएं कि हाँ यूनानी दवा है, और कह के दें कि साहब ये यूनानी दवा है। हम ये छुपा के ना दें कि हाँ साहब ये वाली दवा खा लो इससे ठीक हो जाएगा। उसको कहें कि यूनानी दवा है, आप इसको इस्तेमाल करिए। तो इस तरह से, इसी तरह से एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है सोर थ्रोट की, गले में दर्द होने की। आपने किसी ने भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, शाम को जाके खिचखिच होगी, सुबह जाके सुबह सो के उठेगा, इंसान को लगेगा कि हाँ गला ख़राब हो गया, गले में दर्द हो गया। फिर हम पैरासीटामोल या इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तब अगर 1-2 दिन हमने शुरू में ही कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो फिर एक लगेगा तब जाके उसका पूरा कवर होगा। ऐसे जितने भी केसेस होते हैं जिसको हम एलर्जी के नाम से फिर छोड़ देते हैं कि साहब वो गले की एलर्जी है, आपने कुछ खट्टा खा लिया तो उसकी एलर्जी है, आपने कुछ भी ठंडा पी लिया, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें ले ली, उसकी एलर्जी है। तो ये जिसको हम एलर्जी का नाम देके छोड़ देते हैं, उसको आप यूनानी में आके पकड़िए और बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इस पर क्योंकि लंबे लेक्चर्स की ज़रूरत है, हम उसको बाकायदा अगर मौका मिला तो कहीं ऑनलाइन अगर प्रोग्राम हो सकता, ऑनलाइन लेक्चर्स उसके कर लें, उसमें हम यूनानी के जो कंसेप्ट हैं, देखिए इतना ईजी है। यूनानी के अंदर जो जिस तरह से हम एलोपैथिक की एक एंटी हिस्टामिन सेट्रेजिन का इस्तेमाल करते हैं, कितनी जगह इस्तेमाल होती है, नाक में भी इस्तेमाल होगी, इचिंग में भी इस्तेमाल होगी, H1 हिस्टामिन ब्लॉकर है, जहाँ जहाँ हिस्टामिन का रोल होगा वहाँ सब जगह वो अकेली दवा इस्तेमाल करेगी। बिल्कुल यूनानी में भी उसी तरह से फंडामेंटल्स यही हैं कि जहाँ पर रतूबत ज़्यादा होगी आप उसको खुश्क करने वाली दवा एक चुन लीजिए और वो ठीक हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको एलर्जी वाली या जिस्म के अंदर कहीं भी रतूबत होने वाली, एक टैबलेट आती है इन्फेक्टोजिक के नाम से, उसमें फिटकरी और सुहागा 2 ही कंटेंट हैं, उसमें वो भी है, नौशादर भी है। चाहे तो आप खुद बना लें, नहीं तो मार्केट में बनी बना अवेलेबल होती है। इतनी जगह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर हम नाक से स्टार्ट करें, जिन लोगों की नाक बहती है, ज़्यादा बहती है, रिकरेंट उनको राइनाइटिस होती है, 2-2 टैबलेट आप उसको सुबह शाम खिला दें। करना क्या है, हम उसका उसूल समझें, ये ना समझें कि ये दवा देनी है। उसूल ये है कि बदन के अंदर जिस जगह से भी रतूबत बह रही हो आप वो दवा दे दीजिए। ठीक है, कान से रतूबत बह रही है, ओटोरिया हो रहा है, आप 2 टैबलेट सुबह शाम दे दीजिए। मेनोरेजिया है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आप उसको दे दीजिए। एहतलाम वाले केसेस होते हैं, जिरियान वाले केसेस होते हैं, जो चीज़ बहने वाली है, जिस रतूबत को बॉडी से निकल रही, एंटी सेक्रेटरी काम करेगी। तो जिस जगह पर भी ऐसी चीज़, हम वहाँ पर ये फंडामेंटल नहीं कहेंगे साहब ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन होता ही रतूबत की वजह से है। जब रतूबत किसी भी जगह, आप मछली ले लीजिए, आपने मछली ली, मछली ऐसे ही खुले में रख दीजिए, अगले दिन सड़ जाएगी। आप क्या करेंगे, उस मछली को फ्रीजर में रख दीजिए, बिल्कुल ठंडी, सूख गई है वो, उसके अंदर जितना भी पानी था वो आपने पूरा सुखा दिया। अब आप उसको 20 दिन भी अंदर रखे रहेंगे, नहीं सड़ेगी, बाहर निकलते ही सड़ जाएगी। तो जहाँ पे रतूबत होती है, यूनानी का फंडामेंटल ये है कि बॉडी के अंदर किसी भी जगह अगर रतूबत का इज्तिमा हुआ, फ्लूइड का रिटेंशन हुआ, तो फ़ौरन उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन के बाद में फिर सारी अलामात, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस सारी चलने लगती हैं। तो इसलिए तो वो तमाम चीज़ें, अब जैसे गला, किसी का गला ख़राब है, जैसे मैंने अभी ये वाली बात बताई आपको कोल्ड ड्रिंक की, बहुत लेडीज़ बहुत आती हैं, लड़कियां बहुत आती हैं, यंग जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत आते हैं कि साहब हम तो कुछ खा ही नहीं पाते, ये हमारे भाई हैं सब कुछ खाते रहते हैं। आप कुछ नहीं करना, उस टैबलेट को चूर के पानी में गरारा करा दीजिए उसका, कहना आप सब कुछ खाइए, आके गोली से गरारा कर लीजिए, ख़त्म। उसके बाद में आपको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये, अगर किसी के खाने पीने से या किसी की भी कोई भी दवा के इस्तेमाल से, किसी भी ग़िज़ा के इस्तेमाल से अगर आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन को बचा लिया, उसको, उस बीमारी को आगे बढ़ने से बचा लिया, तो ये आपसे अपनी सबसे बड़ी जीत है कि आपने उसकी कॉम्प्लिकेशन को बचा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी किसी को कॉमन कोल्ड हुआ, नज़ला ज़ुकाम हर किसी को होता है, अभी स्टार्टिंग ही हुई है उसकी, जैसे ही कॉमन कोल्ड हुआ तो अगला फेज़ उसका होता है फेरेंजाइटिस हो जाएगी, अगला फेस होगा टॉन्सिलाइटिस हो जाएगी, और थोड़ा मादा नीचे गिरेगा तो लैरिंजाइटिस हो जाएगी, और नीचे चलेंगे तो ब्रोंकाइटिस होगी, फिर एंड जाके नमोनिया पे होता है। तो अगर आपने इस साइकिल को यहाँ तोड़ दिया फेरिंग्स पे,
तो समझ लीजिए आपने उसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आगे तक जाने तक वाली थी। जो निमोनिया तक वो पहुंचने वाला था या लैरिंजाइटिस तक पहुंचने वाला था, उतनी तमाम दवाइयां वो इस्तेमाल करने वाला था, आपने उसको यहीं लैरिंजाइटिस पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के लिए सिर्फ आपको कोई भी टैबलेट जो जिसमें फिटकरी या सुहागा हो, आप उसकी एक चुटकी फिटकरी या इन्फेक्टोजिक टैबलेट आती है, उस टैबलेट को चूर के आप पानी में डालें और उससे गरारा करा दें। तो कॉमन कोल्ड के हर मरीज़ को अगर हम गरारा करा देंगे तो उसको आप लैरिंजाइटिस से, फेरिंजाइटिस से, टॉन्सिलाइटिस से और उस इन्फेक्शन को नीचे उतरने से रोक सकते हैं। अहम बात होती है कि आप उसको आगे, आपका मरीज़ अगर आज ही आया नज़ला ज़ुकाम लेके, आप उसको एक टैबलेट दे दीजिए कि साहब इसका गरारा भी करना है आपको, भले ही उसको गले में कुछ नहीं हो रहा भी, लेकिन कल होने वाला है, क्योंकि 2 दिन बाद वापस होना ही है। तो वहाँ पर आपको एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनिशियल फेज़ में ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता नहीं है। वायरल इन्फेक्शन को अगर आपने इनिशियली किसी भी दवा से उसको ट्रीट कर लिया, रोक दिया वहीं, तो आपकी आगे वाली जो मरीज़ को हम आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे हैं उसको रोक सकते हैं। देखिए, मेरा जो ENT का जो इंटरेस्ट है, जैसे डॉक्टर साहब से अभी बात हो रही थी, आप भी हमारे सीनियर हैं और तिब्बिया कॉलेज करोल बाग से ही फारिग हैं, मैंने भी करोल बाग से ही BOMS भी किया, MD भी मैंने वहीं से किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मैंने वहाँ पढ़ाया भी। उसके बाद फिर मेरा अपॉइंटमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हुआ, तब से मैं भोपाल में ENT की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आप सभी लोग यूनानी के चाहने वाले हैं, यूनानी की फील्ड से हैं। हम सब जानते हैं कि ENT का जो डिपार्टमेंट हमारा है, चाहे वो किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज को उठा के देख लें, वहाँ ENT की कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, हम ENT से कितना अच्छा सीख के आते हैं, नाक और कान गले के बारे में हम कितनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, ये हमें सबको पता है। लेकिन फिर भी उसके बाद में जब हमारा अपॉइंटमेंट ENT में हुआ तो हमने कोशिश की कि इसमें कुछ नया किया जाए, क्योंकि हम जो ईयर के केसेस आते हैं, जितने भी लोग होंगे, कुछ लोगों को छोड़ के, अक्सर ये होता है कान में दर्द हुआ, एक आध ड्रॉप हमने दे दी, एक आध दवा दे दी, गोली दे दी, अगर उससे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर साहब के पास चला जाएगा या किसी जो उसके माहिर हैं हम उसके पास भेज देते हैं, क्योंकि ईयर का पेन बहुत जल्दी से मरीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक आध टैबलेट दे दी, 1-2 दिन बर्दाश्त होगा, लेकिन नहीं होगा। एक छोटी सी बीमारी थी जिसने मुझे इंस्पायर किया, जिसने मुझे इस मकाम पर आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाया है, वो थी ऑटोमाइकोसिस। कान में फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, स्किन पे होता है, सब ट्रीट कर लेते हैं। कान की एक छोटी सी बीमारी ऑटोमाइकोसिस, जो सिर्फ एक कान में फंगस लगने की वजह से होती है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि कान में परफोरेशन तक हो सकता है, मरीज़ डेफनेस में जा सकता है, ईयर डिस्चार्ज तो उसमें होता ही है, इचिंग और पेन की प्रॉब्लम उसमें होती है। तो मैं अपनी एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मुझे अपने आप में MD करने के बावजूद, हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट पे आने के बावजूद, 60,000 सैलरी मिलने के बावजूद, मैं इस लायक नहीं था कि मैं एक ऑटोमाइकोसिस का मरीज़ ट्रीट कर सकूं। कितनी सिंपल सी बीमारी थी, एक ऑटोमाइकोसिस को आप ट्रीट कर सकें, लेकिन नहीं। फिर हमने यूनानी का लिटरेचर छाना, यूनानी की और तमाम चीज़ों को देखा। तकरीबन उसमें मुझे 3 साल लग गए, 2 साल तो यहाँ करोल बाग में ही लग गए, लेकिन मैं उसका अपने आप में, हाँ 2 साल सिर्फ ऑटोमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के लिए मैंने इतना उसमें रिसर्च किया, इतना ज़्यादा उसके हर किताब के जितने भी उसमें आप डॉक्टर साहब देखेंगे खोल के, रोगन कमेला, रोगन कलौंजी, रोगन बादाम शीरी, रोगन नीम, ये कितने सारे रोगन हैं। आप लिटरेचर उठा के देखिए, आप इसके जो गूगल पे आप इसको सर्च करके देखिए, हर एक ऑयल की एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। कलौंजी उठा के देख लीजिए, एंटी फंगल आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन आप 2 ड्रॉप ज़रा मरीज़ के ऑटोमाइकोसिस वाले कान में डाल दीजिए, अगले दिन इतनी भयानक बुरी तरह से फंगस डेवलप होगी, पूरा कान, अभी उसके 10 दिन में इतना नहीं भरा होगा जितना आपका ये तेल डलने के बाद कान पूरा भर जाएगा उसका। यही दिक्कत होती है कि हम चूँकि लिटरेचर पढ़ते हैं और लिटरेचर को पढ़ के जब हम खुद नहीं समझ पाते तो हम ये सोचते हैं हकीम साहब ने यार पता नहीं क्या लिख दिया उन्होंने, उनके कैसे मुजर्रबात उन्होंने लिख दिए, लेकिन वो गलती हमारी थी। हमने ये सोचा क्योंकि हमारी जो किताबों के अंदर ऑटोमाइकोसिस के नाम से बीमारी नहीं है, या तो वो सैलान उज़्न के नाम से मिलेगी कान बहना, या कान में दर्द के नाम से मिलेगी, क्योंकि पुरानी जितनी भी लिटरेचर है, जब से माइक्रोस्कोप का ईजाद हुआ उससे पहले का जो लिटरेचर है वो तमाम लिटरेचर वो है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा जाता था, नहीं देखा जा सकता था। उस टाइम के लिटरेचर आपको ऐसे ही मिलेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स से उसमें पूरी डिटेल दी होगी कि ओटोरिया, कान बहना, अब उसमें तमाम अलामात के साथ ये इस वजह से बह सकता है, इस वजह से बह सकता है, क्योंकि वहाँ अभी तक ये नहीं पता था कि इसमें बैक्टीरिया भी कोई है, ये इसमें कोई फंगस भी कोई है।
तो वो तो खैर लंबी बात हो जाएगी। हम वापस अपने उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ऑटो अपनी नाअहली को अभी भी आज भी हम ये मानते हैं कि हमारी नाअहली है। इतना लिटरेचर पढ़ने के बावजूद हम गलती कहाँ पर थी कि हम ये सोच रहे थे कि जितने भी तेल ये दिए हैं कान में दर्द के लिए, कान में खारिश के लिए, तो इनको कहीं ना कहीं काम तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हकीम साहब ने ऐसे ही तेल डाला हो और मरीज़ ठीक नहीं हुआ हो वो, और उन्होंने लिख दिया हो कि साहब ये मरीज़ इससे ठीक हो गया। वहाँ गलती ये थी कि अगर कान के अंदर सिर्फ दर्द है, वहाँ फंगस नहीं है, सिर्फ ASM की फर्स्ट स्टेज में है या कोई बॉयल है, वहाँ आप तेल डाल दीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ ज़रा सा भी फंगस है, आपने जैसे ही तेल डाला अगले दिन इतनी बुरी तरह से भयानक तरीके से 2 दिन के अंदर पूरा कान भर जाता है। इतनी सीवियर इन्फ्लामेशनरी कंडीशन होती है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मरीज़ आपके क्लिनिक छोड़ के वापस भाग जाएगा कि साहब दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। तो ये बताने का मकसद मेरा ये है यहाँ पे कि जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, उसमें ये ना समझे कि उन्होंने गलत लिखा है, अपना समझ, अपनी गलती है। फिर उसको हमने थोड़ा सा अलग करके दूसरे पहलू पर जब गौर किया तो बहुत सारे ऐसे नुस्खे निकले जिनके अंदर पाउडर फॉर्म में कान में दवा डालनी थी और बस वो पॉइंट मिलना था हमने। और जब से हमने उसको स्टार्ट किया कि आप कान को साफ़ करिए, सक्शन मशीन से कर लें या कॉटन से भी कर सकते हैं, ईयर की सिरिंजिंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, सिरिंजिंग कर दें उसकी। और एक जो मैं अभी कुछ दवाइयों के नाम बता रहा हूँ उसका पाउडर बना के रख लें, कान में एक बार फूंक दें उसको, तो एक ही सिंगल ड्रॉप, मतलब सिंगल आप जो थेरेपी करेंगे जिसको हम नुफूख थेरेपी के नाम से जानते हैं, आप सिंगल एक बार वो पाउडर कान में फूंक दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल आपकी यूनानी की दवाओं में इतनी पावर है कि वो एक सिंगल आपने पाउडर फूंका कान में और कान की और फंगस गायब, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस भी ख़त्म हो जाएंगी। उसमें कोई दवा आपको खाने के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब यहीं पे बैठे हैं, अगर हम ऑटोमाइकोसिस का ट्रीटमेंट एलोपैथिक से करते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन, 12-15 दिन तक एंटी फंगल ईयर ड्रॉप हमें डालनी पड़ती हैं। तब भी ठीक नहीं हो तो एंटी फंगल ओरल भी खिलानी पड़ती हैं। ये हालत है उसकी। जब हम 15 दिन तक हम किसी को भी दवा खिला रहे हों और आप उसको 5 मिनट में साफ़ करके एक पाउडर उसमें फूंक दें, तो जो ऑटोमाइकोसिस 15 दिन तक हम दवा खिला रहे थे, मरीज़ 1 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो 10 दिन के बाद में एक बार और दवा को फूंक सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा, भेज दूंगा। जो कोई ग्रुप हो तो उसमें बता दीजिएगा कि किस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई आना चाहे, मोस्ट वेलकम, आप भोपाल तशरीफ़ लाइए। जितने भी लोग हों यहाँ से एक टीम बना के आ सकते हैं। भोपाल आपको घुमाएंगे भी, और जो इस तरह की जो हम थेरेपी ENT में वहाँ करते हैं वो तमाम चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। तो और अच्छा लगेगा आपको कि हाँ, यूनानी की फील्ड में हम ENT में भी कितना अच्छा काम कर सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन होता है। अगर वो परफोरेशन 3 mm से लेके 5 mm तक का है तो आप बहुत बिना किसी झिझक के अपनी यूनानी दवाइयों से उसको भर सकते हैं। उसको आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन के ट्रीटमेंट की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पॉइंट ये जहन में रखने वाला है कि पहले हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे लेवल की कौन सी चीज़ है जहाँ पर हम अपने आप को स्टैंड करके अपने मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर उसके बाद में कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लेवल की नहीं है, रेफर द पेशेंट टू द एक्सपर्ट। फिर हमारे पास उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए हम बहुत दावा करते हैं कि यूनानी वाले साइनोसाइटिस का बहुत अच्छा इलाज है, साइनोसाइटिस को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, चाहे हम इत्रिफल उस्तुखुद्दूस से करें, शरबत उस्तुखुद्दूस से करें। ये तमाम दवाइयाँ ऐसी हैं जो साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़, अगर DNS की वजह से साइनोसाइटिस हुआ तो आपके सारा इस्तुखुद्दूस, सारी दवाइयाँ, सारे शरबत रखे रह जाएंगे। आप कितनी भी दवा दे दीजिए उसको, भाई आप पहले DNS सीधा कर दीजिए, साइनोसाइटिस खुद ठीक हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये, पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लें, डायग्नोसिस बनाने की कोशिश कर लें कि ये चीज़ ऐसे होगी। अगर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है तो हम बहुत आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ENT का, चाहे वो ENT की डिसऑर्डर्स हों, चाहे वो एलोपैथिक के जितने भी, एलोपैथिक कह रहा हूँ, जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ख़ासतौर से ये एरिया बहुत मतलब रिच भी है। आजकल लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से हर चौथा 5वां मरीज़ शुगर का होता है। आप उसको मतलब एक चीज़ को भी अगर हम स्पेसिफिकली पकड़ लेंगे तो आपका एक आदमी पर्टिकुलर एक चीज़ के स्पेसिफिक, ये जो होती है अपनी, जिन लोगों की डायलिसिस होती है,
क्रॉनिक रीनल फेलियर के केसेस होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे होता है, आप बहुत आसानी से क्रिएटिनिन लेवल को मैनेज कर सकते हैं सिर्फ यूनानी दवाइयों से, साथ में थोड़ी सी डाइट देकर। मेरे ख्याल से हम लंबा लेक्चर लेंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, आपका भी और लोगों को भी अभी बोलना है इस पर। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम कभी एक स्पेसिफिक किसी एक किसी एक टॉपिक पे, क्योंकि एक चीज़ को बोलने के लिए लंबा टाइम चाहिए और उसको हम डिटेल में बात करेंगे तो फिर वो अलग होगा। तो इस तरह से जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, जैसे इन्फेक्टोजिक टैबलेट का सीन है, ये तो आप कोई भी इस्तेमाल करेगा, इसको आपको ऐसे रिजल्ट्स, जहाँ पे देखिए एक पेशेंट आया, क्या नाम है, पेशाब उसका बहुत लाल लाल हो रहा था, कि साहब बहुत लाल लाल कर पेशाब हो रहा है। हम यूनानी की ओपीडी देखते हैं वहाँ पे, तो इत्तेफाक से वहाँ ओपीडी में कुछ था नहीं, मैंने ये इन्फेक्टोजिक टैबलेट उसको दे दी कि आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम खा लेना, ये सोच के कि इसमें कोई ना कोई रतूबत है जो एक्स्ट्रावेशन हुआ है, जिसका चाहे वो फ्लूइड की लेवल से हो या ब्लड का हो, क्योंकि उसमें हीमोचूरिया होता है। अमूमन हीमोचूरिया हुआ, आपने फिटकरी का कोई भी मरकब ऐसी जगह आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसानी से बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरे दिन ही उसको यहाँ लगा डॉक्टर साहब पेशाब बिल्कुल सफ़ेद हो गया। मतलब सिंगल इतनी इंस्टेंट रिज़ल्ट कि हम जहाँ ये सोचते हैं कि हम यूनानी दवाइयों के नहीं आते, वहाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टैबलेट्स का, बाकी दवाइयों में। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। शुक्रिया आरिफ साहब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने और काफ़ी मोटिवेशन मिला लोग, क्योंकि यूनानी से दूर होते जा रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आदमी का फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल होता है। और ये सबसे अच्छी बात आपने बताई, ये एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट जो आपने बताया कि हम ऑयलिंग कर रहे थे कान में और उसके बाद उस पर आ गए, तो सारा खेल फंगस में मॉइस्चर का ही है। आपने मॉइस्चर ख़त्म कर दिया, ड्राई कुछ डाल दिया तो वो अपना आप फंगस ख़त्म हो गया। ऑयल में क्योंकि मॉइस्चर नहीं आना चाहिए कहीं भी फंगस के केस में, तो फंगस जहाँ होगा मॉइस्चर होगा तो फंगस पनपेगा, ख़त्म होने के बाद बढ़ेगा। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने बताया माशाल्लाह, बहुत इसको सबने मतलब पकड़ भी लिया होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं डॉक्टर विकार साहब से भी गुजारिश करूंगा वो भी कुछ अपनी थोड़ा सा रोशनी डालें अपना यूनानी पे, थोड़ा सा शॉर्ट में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लोगों को भूख भी लग रही है तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर दें। सदर महफिल और एसोसिएशन के दीगर मेंबरान और तमाम तशरीफ़ फरमा हज़रात, यहाँ अजमल डे के नाम पर आज इकट्ठा हैं, हम जमा हैं। हकीम अजमल ख़ान ने जिस पौधे को लगाया वो शायद दूसरा आज तक ना लगा सका, क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में अगर सियासत में कदम रखा तो उन्होंने हिंदू महासभा की सदारत की, मुस्लिम लीग की सदारत की, कांग्रेस की सदारत की, आयुर्वेद का पौधा उन्होंने साथ लगाया यूनानी के, और तकरीबन 40 एकड़ ज़मीन करौल बाग जैसी जगह में उन्होंने मुहैया की, और उसके अंदर जो आप तिब्बिया कॉलेज देखते हैं बर्बाद शुदा हालत में, वो मौजूद था। और उसको जैसे जैसे भी है जड़ों में तेज़ाब डालने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ उनके मज़ार के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, एक वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ और उसके मज़ार के ऊपर जिस तरह लोगों ने कब्ज़ा किया वो हमारी तवज्जो का मुस्तहिक होना चाहिए। और सबसे पहला सरपंटीना पे, असरौल पे जो रिसर्च की गई वो हमारे तिब्बिया कॉलेज करौल बाग को एजाज़ जाता है, हकीम अजमल ख़ान को उसका सेहरा बांधा जाता है। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, शायद सैफिया हमीदिया कॉलेज से वाबस्ता हैं आप? बुरहानपुर तिब्बिया कॉलेज भोपाल। अच्छा, भोपाल में अलग है। अच्छा, मैं सैफिया हमीदिया अलग, वो सागर में है शायद। अच्छा, तो हमें जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, छोटी छोटी बातें होती हैं और हमारी एक मॉरल ड्यूटी होती है। हम यूनानी के नाम पे एडमिशन लेते हैं, हम यूनानी के नाम पे रोटी खाते हैं, लेकिन हम यूनानी को धोखा देते हैं और यूनानी के साथ विश्वासघात करते हैं और उसकी जगह लाके हम एलोपैथिक ठूस देते हैं, जबरन ठूस देते हैं। जबकि सैकड़ों ऐसे केसेस हैं कि आप सब्जेक्ट यूनानी, मेरे वालिद के दूसरे और बुजुर्ग फादर फोर फादर वो सब यूनानी से वाबस्ता थे। मैं हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का पहला आदमी हूँ जो यूनानी से न्यूरोलॉजी ट्रीट करता हूँ। दूसरा आदमी आपको यूनानी में नहीं मिलेगा जो न्यूरोलॉजी को चैलेंज करता हो। अभी मैं बैठा हुआ हूँ तो आरएमएल हॉस्पिटल का फ़ोन है जिसको मैंने खोल के नहीं देखा कि मैंने आपको रिपोर्टें नहीं भेज दी। पेशेंट वहाँ दाखिल है,
लेकिन उसको मेरी ज़रूरत है। मैं कलकत्ता जाता हूँ, मैं बेंगलोर जाता हूँ और शहरों में जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, रिटर्न टिकट उनका होता है। लोकल जाता हूँ तो 2000 रुपये मेरी विजिटिंग फ़ीस होती, यूनानी के नाम पर होती। और हकीम है, बड़े बड़े डॉक्टर मुझे मिलते हैं, लेकिन वो मेरे सामने बेचारे सर झुका देते हैं जब वो उनसे आर्गूमेंट होते हैं कि साहब मैं बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने मरीज़ कितने ठीक किए। अरे दुनिया जानती है हम ठीक करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने ठीक किए? हमने हज़ारों ठीक किए। मैंने क्या तरीका है ठीक करने का? तो पता चला डायग्नोज किया और उसके बाद ज़िंदगी भर दवाई खिला रहे हैं। लेकिन हम ये करते हैं, हम 4 महीने खिलाते हैं और ज़िंदगी भर उसकी छुट्टी कर देते हैं। पेशेंट ठीक नहीं हुआ, पेशेंट मेरा ठीक हुआ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा न्यूरोलॉजी के लिए, यूरोलॉजी के लिए, यूरोलॉजी में नो डाउट कि तमाम मतलब है कि जितनी भी चीज़ें उसमें उभर कर आती हैं वो सब कंट्रोल की जा सकती हैं। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है, अपने छोटे छोटे सब्जेक्ट के साथ में यूनानी को अपनाएं और उसमें एक स्पेशलाइजेशन पैदा करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप एमडी हों, मैं एमडी नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है वो न्यूरोलॉजी है और मेरा एक स्पेशल इंटरेस्ट है न्यूरोलॉजी में। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जहाँ तक हो सकता है यूनानी को अपनाएं, इस तरह की मीटिंगें रखें। कोई प्रॉब्लम आती है हम सब एक दूसरे के साथ उसमें मशवरे से उसको हल करें। यही मैं कहना चाहूँगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू साहब। ये सरकार साहब, आपने जो इस तरीके की आपने बातें बताई उससे मैं समझता हूँ कि हम लोगों में एक हौसला बढ़ेगा, हौसला अफजाई की। ये हकीकत है कि हम लोग यूनानी के नाम पर पढ़ते हैं, यूनानी के नाम पर खाते हैं, और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम यूनानी को धोखा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई सभी थोड़ा थोड़ा सा इस चीज़ के साथ। कोई बात नहीं, अब सबकी प्रैक्टिस अलग है, मॉडर्न करते हैं, लेकिन यूनानी भी थोड़ा थोड़ा साथ में चलाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। और आगे भी हमें आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे। हम आपसे कुछ एकेडमिक सेशन भी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों मेहमान ख़ुसूसी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है तो मैं सोचता हूँ कि प्रोग्राम को थोड़ा अख्ताम की तरफ ले जाएं। उसके बाद खाना आपका इंतज़ार कर रहा है और हम भी खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बस लास्ट में डॉक्टर मंसूर साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि डॉक्टर असीस साहब मना कर रहे हैं बोलने के लिए, गले में इनकी कुछ प्रॉब्लम है। तो ये कुछ 2-4 अल्फाजों के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करें। उसके बाद एक छोटा सा एक सेशन चलेगा, थोड़ा सा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और शील्ड वगैरह के लिए अपने मेहमानों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि पहले इस चीज़ को आप थोड़ा सा प्रोग्राम पर इख्तिताम की तरफ ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्रेसिडेंट साहब का और तमाम डॉक्टर्स जो मौजूद हैं उनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे दोबारा एक बार फिर मौका दिया कुछ बात कहने का। हम ये समझते हैं कि हम यहाँ एक दूसरे से मिलने, मुलाकात करने और एक दूसरे से कुछ अच्छी बातें शेयर करने के लिए मौजूद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं। इंसान की एक फितरत है कि वो अकेला नहीं रह सकता है, और दूसरे कोई चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं वो तन्हा रह सकते हैं। इंसान जो है वो, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड अ सोशल एनिमल, इट नीड्स सोसाइटी। तो जब वो सोसाइटी में आता है, एक दूसरे से मिलता है, तो अच्छा महसूस करता है। बहरहाल एक बार और फिर डॉक्टर वसीम साहब का और तमाम पोस्ट होल्डर्स और मौजूद तमाम मेरे रेस्पेक्टेड और प्यारे डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एक बार मौका दिया मुझे। मेरी तमन्ना है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूं आपके बीच में जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मालूम है और मैं आपको बता दूं। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे पहले से कुछ चीज़ों से, और बतौर ख़ास हकीम अजमल खां साहब को लेकर
और आज के इस प्रोग्राम को लेकर अगर आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो क्यों? ठीक है, हम धन्वंतरी डे मनाएं, अजमल डे मनाएं, अब्दुल हमीद डे मनाएं, आपस में खुशियों का डे मनाएं, पर आज का दिन स्पेशली अजमल डे या यूनानी डे क्या मकसद है? क्यों मनाया जा रहा है? क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या खाली बात करने और खाना पीना खा के चले जाने का नाम अजमल डे हो सकता है? नहीं, कोई मकसद होगा, इसका कोई मकसद होगा। मुझे जो लगा इसका मकसद वो ऐसा लगता है कि हम अजमल खां साहब की जो सेक्युलर मेंटलिटी थी, इत्तिहाद वाली मेंटलिटी थी, उस इत्तिहाद पे काम करें। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इत्तिहाद पे काम करना चाहिए। इत्तिहाद के साथ साथ हम अपनी सोसाइटी डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यहाय नुमा करें, इनके एक्टिविटीज़ को नुमाया करें कि हमने क्या किया और हमारी प्लानिंग आगे क्या है। उस इत्तिहाद को हम कैसे कायम रख सकते हैं, उसका तरीक़ाकार हमारे पास क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये होगा कि इस अजमल डे के नाम से हम एक बड़े लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे, इनफरादी तौर पे हम अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स सेट करें कि हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए और उनका तरीक़ाकार क्या क्या होना चाहिए ताकि हम लोगों की ज़रूरत बन सकें, सोसाइटी में हम लोगों की ज़रूरत बन सकें। जब हम लोगों की ज़रूरत बनेंगे, इस लायक अपने आप को बनाएंगे, हम किसी की हेल्प कर सकें, तो फिर बफज़ल खुदा हम लोगों की खूब हेल्प करेंगे, खूब खिदमत करेंगे। पहले अपने आप को उसके लिए सक्षम बनाना होगा, पहले उसके लिए अपने आप को कैपेबल बनाना होगा। तो उसके लिए हम अजमल खां साहब की लाइफ को जब गौर से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल खां साहब एक शाही मतब और शाही तबीबी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो ख़ानदान जो मुग़ल शाही ख़ानदान के साथ साथ इल्म तबाबत या मेडिकल प्रोफेशन को साथ साथ लेकर आया और वो आगे चलता रहा। हकीम अजमल खां साहब लगभग अब से 150 साल पहले कमोबेश पैदा हुए। 11 फरवरी 1968 यौम वफ़ात, यौम पैदाइश 11 फरवरी, इसलिए 11 फरवरी से अब तक ये अजमल डे यूनानी डे मनाया जा रहा है उनकी पैदाइश की खुशी में। साथ गया इसलिए कि उस आदमी ने, उस मर्द मुजाहिद ने हिंदुस्तान में, अगर मैं अल्फाज ये कहूँ कि हिंदुस्तान में यूनानी को जन्म देने वाला, यूनानी का जन्मदाता हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल खां साहब है, तो गलत नहीं होगा। इससे पहले यूनानी के नुस्खे या देसी तरीक़ा इलाज के नुस्खे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। अजमल खां साहब ने उनको यकजा किया और किताबों की शक्ल देना शुरू की, तर्जुमे किए और उस पर बाकायदा एक कॉलेज बनाया, उसका निसाब तय किया ताकि लोगों को उस तालीम को आगे बढ़ाया जा सके। जब पहली जंग अजीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, कोई दूसरा काम भी नहीं करते हैं, हकीम साहब पहले से ही कितने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि उन्होंने सियासत में कदम रखा और ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेज़ों की इन फेवर, उनकी मुवाफ़िक़त में पहले जंग अजीम के लिए लोगों को तैयार किया और लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया और भेजा। ये बात हो गई। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ हुकूमत
इस देसी तरीक़ा इलाज को, इस आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम को धीरे धीरे ख़त्म करना चाह रही थी, उस वक्त हकीम अजमल खां साहब ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, इल्म का साथ दिया, इंसाफ का साथ दिया, तिब्बे यूनानी का साथ दिया। शरीफ मंजिल के एक कोने में जो इनकी हकीम साहब की ख़ानदानी मंजिल है, ख़ानदानी इनका कहिए कि मस्कन है, उसके एक गोशे में मदरसा तिब्बिया के नाम से शुरू हुआ। वहाँ से जब देखा गया कि लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है और ये जगह कम पड़ रही है, तो फिर इसको करोल बाग शिफ्ट किया गया और करोल बाग से ही जामिया मिल्ला इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। बाद में जामिया मिल्ला इस्लामिया को ओखला शिफ्ट किया गया। हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल खां साहब को एक उपाधि अता की गई, उपाधि दी गई, जिसको कहा गया मसीहुल मुल्क। मसीहुल मुल्क मतलब आप पूरे मुल्क के मसीहा हैं। हकीम अजमल खां साहब को मसीहुल मुल्क का खिताब दिया गया। सवाल पैदा होता है, ये खिताब किसने दिया? ये खिताब जमियतुल उलमा हिंद ने अपने एक सेशन में हकीम अजमल खां साहब को अपनी सदारत कराई, उस जलसे ख़ास का सदर बनाया और वहीं पर एक मसीहुल मुल्क का उनको एजाज़ अता किया। इससे पहले अंग्रेज़ों ने उनको गोल्ड मेडल और तरह तरह के इनामात से नवाजा उनकी काबिलियत की बिना पर, लेकिन इस मुखालफत के दौर में, इस सियासी दौर में हकीम हाफिज़ मोहम्मद अजमल खां साहब ने वो तमाम अवार्ड्स जो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे वो सब लौटा दिए और सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदुस्तान में जदीद तिब और कदीम तिब का संगम मिलाकर कोई ऐसा तैयार करना चाहा कि जहां से लोग मरीज भी और डॉक्टर्स भी और सोसाइटी भी फैज़याब हो सके। तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। हकीम अजमल खां साहब जामिया मिल्ला इस्लामिया के चांसलर रहे, ता हयात चांसलर रहे, पूरी ज़िंदगी चांसलर रहे। अपनी बात को बहुत मुख्तसर करना चाह रहा हूँ, टॉपिक बहुत लेंदी है। ऐसा हुआ कि जामिया मिल्ला के स्टाफ के पास तनख्वाहें 2 महीने 3 महीने से नहीं पहुंची, तो हकीम साहब के पास खबर पहुंची इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो हकीम साहब के पास उस टाइम 2 अंगूठी थी, वो दोनों अंगूठी निकाली और सामने पेश कर दिया कि इनको बेच दें आप दरीबा बाज़ार में, किनारी बाज़ार में, और तनख्वाहें अदा कर दें। ऐन उसी वक्त एक लाला कुछ थे, बनिया उनका नाम मेरे जहन से निकल, वो उस वक्त तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये कहा कि हकीम साहब पूरे स्टाफ की तनख्वाहें हम अदा करेंगे। तो कुर्बान जाइए ऐसे शख्स पे कि सिर्फ हकीम साहब को परेशान देखकर अपनी कितनी तन मन धन से जामिया मिल्ला इस्लामी के लिए तैयार हो गया कि हम अता करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। हम इस टॉपिक को इसी बात कही कि हकीम साहब एक अजीम हिंदुस्तानी और एक अजीम मुसलमान थे। हकीम साहब के नाम से आजकल जो चीज़ें हैं वो आप में से पता होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज चलता है यूनानी का, उसका नाम अजमल खां तिब्बिया कॉलेज है। अजमल खां के नाम से अभी दरियागंज में बच्चों का घर है जो यतीम बच्चों के लिए है। वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, उनका रहने खाने का इंतज़ाम भी वहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको बात को जो है अपनी आखिरी कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात बहुत लंबी जा रही है। हम क्या करें? एक ऐसे मतलब जब जवाल का वक्त था, हिंदुस्तान की सियासत में अंग्रेज़ों का तसल्लुत, हिंदुस्तानियों का जवाल, हिंदुस्तानी तरीक़ा इलाज का जवाल, उस ऐसे जवाल वाले वक्त में, जवाल के दौर में एक लाजवाल शख्सियत पैदा हुई जिसका नाम हकीम मोहम्मद अजमल खां। तो उसने इतना सारा कुछ किया। उनसे इंस्पायर होकर हमें क्या करना चाहिए? तो वो कुछ बातें हैं, 2-3 चीज़ें वो मैं शेयर करना चाहूँगा। हम अपनी दुआ के बैनर तले कुछ ऐसी चीज़ें प्लान करें जो हम अपने आप को भी कैपेबल बनाएं लोगों का इलाज करने के लिए, और मरीज़ भी हमसे अट्रैक्ट रहें, पेशेंट्स भी ये सोचें कि भाई ये डॉक्टर बहुत भला है, अच्छा है।
ना कि सोचें बल्कि उनका यकीन बन जाए कि हाँ ये लोग ठीक हैं। तो हम दुआ के तले कुछ चीज़ें करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, आप क्योंकि एक यूनानी कॉलेज के प्रोफेसर हैं ख़ास तौर से, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो सियासी लोग हैं, उनसे ख़ास तौर से कहूँगा कि हमारी डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि हम छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स, डॉक्टर वसीम साहब, छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज या कोई डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं। जो भी आपने हजरत डॉक्टर वक़ार साहब ने कुछ बातें बताई, डॉक्टर आरिफ साहब ने कुछ बातें बताई कि एक एक सब्जेक्ट आप पकड़ लें, एक एक फील्ड आप पकड़ लें, तो उस फील्ड में हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्नाइज अंदाज में हम उसको कर लें, सिस्टमेटिक वे में कर लें। एक हफ्ते की क्लासेस करें, 2 हफ्ते की क्लासेस करें, उसके बाद एक सर्टिफिकेट कोर्स करें, ताकि वो सर्टिफाइड डॉक्टर भी हो जाए। गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लानिंग कहीं नहीं है, किसी कॉलेज में कोई सर्टिफिकेट कोर्स, कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है, यूजी या पीजी होता है। और छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम इस लगेगा कि ये मुस्तफाबाद का एरिया पिछड़ा हुआ नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे एडवांस डॉक्टर्स का एरिया है, तो मैं आपकी कुछ हेल्प लेना चाहूँगा। इसके अलावा हम कुछ प्लानिंग करें कि हमें सोसाइटी को किस तरह से देना है। हकीम अजमल खां एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर और हकीम थे, लेकिन सियासी भी थे, आदमी थे, पॉलिटिशियन थे। तो हमें पॉलिटिक्स में भी थोड़ा आगे आना होगा, हमें जर्नलिज्म में भी आगे आना होगा। हकीम मोहम्मद अजमल खां साहब एक बेहतरीन जर्नलिज्म के माहिर थे, बेहतरीन जर्नलिस्ट थे, बेहतरीन सहाफ़ी थे। आप किताबें देखेंगे, उनका लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस लेवल के सहाफ़ी थे, वो किस तरह से लिखते थे। और मुझे तो हैरत होती है कि इतनी सारे काम एक साथ अकेले कैसे कर लिया करते थे। ये मदद खुदाबंदी नहीं है तो क्या है? आप और हम खुलूस पैदा करें तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। वो दौर वो था जब आज की तरह से रिसोर्सेज नहीं थे। एक कलम को डिप करके लिखना होता था, एक कॉलम लिखने के लिए 3 घंटे चाहिए होते थे। रमजान में मेरा भी सुनाते थे, हाफिज थे वो। जी, हाफिज कुरान थे, बेहतरीन माशाअल्लाह। अब एक बात तो हमने ये कही कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए हम कुछ करें, अपने एरिया के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ करें। हम डॉक्टर्स हैं, साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करें, सब कुछ करें, लेकिन अपने अपने एरिया में, अपने लेवल पे हम बच्चों को, जो आने वाली नस्लें हैं, उनको एजुकेट करें। हकीम साहब ने एजुकेट करने के लिए इतने सारे इदारे खोले, तो क्या हम छोटे छोटे स्कूल भी नहीं चला सकते क्या? इंशाअल्लाह चलाएंगे, तैयार रहिए। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें मेरी प्लानिंग में हैं, मेरी क्या, हम सब लोगों के साथ हैं। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा 1-2-4 लाइन में इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। स्कूल चलाते हैं, एक लाइब्रेरी यहीं सामने आपने देखा, उसको चलाते हैं। उसमें करीब 250 जगह है, 60-70-100 बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो अपना असासा इकट्ठा करते हैं, जो गाढ़ी मेहनत करके अपने अंदर एक क्वालिटी वाले डॉक्टर बनके, जो दिन रात एक करके अपनी नींद कुर्बान करके जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से आप दुनिया की जितनी आसाइश करना चाहते हैं, जो आपका दिल चाहता है, जो जायज़ दायरे में है, मेरी तमन्ना है कि वो सारे एंजॉय आप करें। लेकिन उसके साथ साथ अपने बंगले, अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपने घर, अपने माहौल, उसके साथ साथ अपने बराबर वाले किसी गरीब का ध्यान रखें। और कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा सेंटर, लाइब्रेरी, स्कूल कुछ ना कुछ कायम करने की, अगर कायम नहीं कर सकते तो कम से कम सपोर्ट करने का एक जज्बा लेकर रखें। हकीम साहब का जज्बा था सपोर्ट करने का, कुर्बानी देने का। इसलिए जहाँ जहाँ अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं, हकीम साहब ने अपनी ज़िंदगी में इतना सारा कुछ किया कि उनका एहसान हम नहीं चुका सकते। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को ज़िंदा रखने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन अफ्रीका से सीधे आए और ता हयात अपने आप को कहा, बस मैं जामिया के लिए हूँ। तो लोग अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी दे रहे हैं, हम क्या अपना एक दिन का वक्त या एक दिन की कमाई नहीं दे सकते? मेरे ख्याल से दे सकते हैं। फ़र्क क्या है कि जज्बा हमारा होना चाहिए, हमारे अंदर वो डिवोशन का जज्बा होना चाहिए, वो कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को थोड़ा सा और मुख्तसर करूं और मुकम्मल कर दूं कि आज हम यहाँ से ये इंस्पिरेशन लेकर जाएं कि हमने आज हकीम अजमल को जो है याद किया और हकीम अजमल खां का अजमल डे मनाया, यूनानी डे मनाया।
तो हम 2 पॉइंट यहाँ से लेकर जाएं कि हमें हर पहलू हकीम अजमल खां साहब जैसा पैदा करना है, और हमें अपने लिए कमाना है, हमें अपनी सोसाइटी के लिए कमाना है, हमें अपने लिए करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है, और आने वाली नस्लों के लिए जैसे हकीम साहब करके चले गए हैं उसी तरह हमें भी करना है। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऐसा करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो क्या है, वो मैं एक शेर के ज़रिए आपको बात बता के और अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूँगा, यहीं पर अपने आप को कंक्लूड करना चाहूँगा। वो शेर ये है, महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। चूँकि हम लोग थोड़ा सा लिटरेचर से हम लोग दूर रहते हैं, तो थोड़ी सी उर्दू या इंग्लिश या उस तरह की जब वो एवरेज लेवल से ऊपर जाती है तो ऐसा लगता है कि ये तो समझ नहीं आ रहा है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, साथ साथ बताने की कोशिश करूँगा। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, ऐसा यकीन हमारा हो जैसा हमें हुक्म दिया गया कि ऐसा यकीन रखा करो। यकीन महकम अमल पे हम, ऐसा अमल हो हमारा, ऐसी हमारी प्रैक्टिस हो, ऐसी हमारी रिपीटेड एक्शंस हो कि हम बार बार उसको करें। अमल पे हम, लगातार, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, एक बार मीटिंग की 4 लोग आए, दूसरी बार मीटिंग की 20 लोग आए, तीसरी बार मीटिंग की 50 लोग आए, हौसला बढ़ता चला गया। आज का ऐलान ये है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऐलान किया है कि अगला प्रोग्राम कम से कम 700 या 1000 लोगों का करना है। यकीन पे हम, यकीन महकम अमल पे हम। तीसरी बात, मोहब्बत फातह आलम। डॉक्टर साहब आपको खास तौर से तवज्जो चाहूँगा, मोहब्बत फातह आलम। हम लोग मोहब्बत नहीं करते हैं, थोड़ी सी करते हैं, इतनी सी करते हैं। मोहब्बत फातह आलम, इतनी मोहब्बत के पूरी दुनिया को मोहब्बत से फतह कर लेना है, इतनी मोहब्बत करना है। देखना नहीं सामने कौन है, गरीब है, अमीर है, बड़ा है, छोटा है, कहाँ का है, बंगाल का है, बिहार का है, इंडिया का, नेपाल का, कोई मतलब नहीं। इतनी मोहब्बत उनसे करना है, मरीजों से या लोगों से, कि ऐसा लगे कि हम पूरी दुनिया को मोहब्बत से फतह कर लेंगे। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। अपनी लाइफ में जो मर्द होते हैं उनके हथियार, उनकी शमशीरें, यही 3 काम होते हैं। यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम लाही साहब, बहुत बेहतरीन, बहुत ही उम्दा आपने तकरीर की, बहुत अच्छे अल्फाजों के साथ आपने अपनी बात को ख़त्म किया और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया आपने। तो चलिए, खैर ये तो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, प्रोग्राम का अख्ताम है। अब एक छोटा सा सेशन हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर आरिफ साहब और डॉक्टर विकार साहब आपको थोड़ी सी जहमत देंगे, जो हमारे लोग आए हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो एक आप देंगे, एक आप देंगे। मैं नाम लेता जाऊंगा और आप उनको बुलाकर देते जाएंगे। सबसे पहले हाँ, डॉक्टर मतिउर रहमान साहब, एक सर्टिफिकेट आप देंगे, एक आप देंगे। चूँकि आप हमारे बीच एक मेहमान हैं और मैं चाहता हूं कि आपको हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आपको सर्टिफिकेट दें। डॉक्टर आसिफ साहब, डॉक्टर नवाब साहब आए प्लीज़। डॉक्टर असद अराफत, डॉक्टर अजहर अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, डॉक्टर फ़हीम अब्बासी, डॉक्टर नईम अहमद, डॉक्टर नौशाद अली,
डॉक्टर शान आलम, डॉक्टर महराजुद्दीन, डॉक्टर जमशेद मिर्ज़ा, डॉक्टर शादाब हसन, डॉक्टर शहाबुद्दीन, डॉक्टर रोजीन अली, डॉक्टर दिलशाद अहमद, डॉक्टर दिलशाद अहमद, डॉक्टर दिलशाद, डॉक्टर शबाब तौसीफ, डॉक्टर शबाब, डॉक्टर इमरान अंसारी, डॉक्टर वकील। भाई यार तुम तो कम सुनने लगे हो। डॉक्टर साजिद, सबके हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया? डॉक्टर साजिद, हम बाद में करेंगे। डॉक्टर मंसूर इलाही साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर असी अंसारी, डॉक्टर महमूद, डॉक्टर महमूद अली, हमारे प्रेसिडेंट साहब आपके मशवरा, आपकी खिदमत, नाम एक बार डॉक्टर असी साहब। यहाँ हम डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमारे साहब वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर महमूद साहब कहाँ हैं? डॉक्टर महमूद साहब को मेरा दिल चाह रहा है उसी बीच में बोलूँ, लेकिन मुझे लगा नहीं, हम अलग से अपना प्रोग्राम करें। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, एक खिताब देना चाहता हूँ की तरफ से, पूरी डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक ऐसा खिताब मेरे जहन में आता है इनके लिए कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी तरफ से ना दे करके इनको दुआ की तरफ से, डॉक्टर्स यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज से हम डॉक्टर महमूद को हातिम ताई, डॉक्टर महमूद हातिम ताई, माशाअल्लाह, इनके अंदर इस तरह की खसलतें हैं, इस तरह की आदतें हैं कि ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं हातिम ताई को देख रहा हूँ। तो माशाअल्लाह, मुबारक हातिम ताई, आज के हातिम ताई, माशाअल्लाह, इस दौर के हातिम ताई, इस दौर के हातिम ताई, आज के हातिम ताई, डॉक्टर असी अंसारी, और डॉक्टर वसीम कमर। मैं डॉक्टर महमूद साहब और डॉक्टर मंसूर इलाही साहब से गुजारिश करूँगा कि वो हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर विकार अहमद साहब को नहीं तो वही है वो उधर पीछे ये रही। अच्छा ठीक, हाँ अब बोलो ना माइक। डॉक्टर महमूद साहब, डॉक्टर विकार जो हमारे आज के मेहमान खुसूसी, उनको शील्ड देकर सम्मानित करें।
तालियां बजती रहनी चाहिए। आपकी खिदमत बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर नवाब और डॉक्टर मतियुर रहमान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर आरिफ साहब को शील्ड देकर आप उनको सम्मानित करें। ये जी मतियुर रहमान साहब हमारे बहुत ही ये भाई डॉक्टर आरिफ साहब की बहुत कुर्बानी है कि इतना लंबा टाइम निकाल के आए हैं, बहुत लंबा सफर करके आए हैं। बहुत कुर्बानियाँ हैं डॉक्टर आरिफ साहब की। ये भोपाल से आए हैं और चूँकि हमारे प्रोग्राम के लिए आए हैं तो मैं इनका खैर मकदम भी करता हूँ और इनको सम्मानित करते हैं दुआ की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। मैं आपसे विकार साहब आपसे भी, क्योंकि आपकी सरपरस्ती रहेगी तो हम लोग शायद कुछ आपसे सीख सकें, कुछ वो हम भी कुछ ऐसी खिदमत अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी माशाअल्लाह, बधाई हो सर आपको। हो गया प्रोग्राम ऑलमोस्ट। डॉक्टर महमूद साहब हो गया प्रोग्राम? मेरा क्या, छोड़ो इसी। डॉक्टर वसीम कमर साहब को दोनों ही देंगे ना सभी लोग वो हैं पोस्ट होल्डर सेक्रेटरी वगैरह वो है तो सही, ये चारों हैं। ये हो गए, ये हो गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, सब लोग आ जाएंगे। यहाँ लेना आगे। हाँ नहीं ले लो, आ जाएं आगे। यहाँ ले लें आगे। चलो यहाँ पर आइए डॉक्टर। जी जी जी, नीचे से आ रहे ट्रक के अंदर। नहीं कुछ नहीं लेके जाएंगे, नाम लिखा है सर आपका। लीजिए सर, आप यही हाथ लिखाइए। डॉक्टर वसीम कमर साहब, बहुत मुबारक हो भैया। वसीम कमर साहब फहीम साहब आ जाएं। बेटा खाना निकलो, खाना। हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर फहीम साहब को शील्ड देकर सम्मानित करेंगे। हाथ लगा दो अपने हाथ लगा दो। चलिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब